वेलकम टू ब्रीथ इजी, आपका अपना पॉडकास्ट जहां हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी कंडीशंस के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर टी कुमार मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस फील्ड के रिनाउंड पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर शायर मृधा। चाहे आप किसी भी रेस्पिरेटरी कंडीशंस के साथ जी रहे हैं या फिर आप बस इस डिजीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं, तो किम्स हेल्थ आज के इस पॉडकास्ट के जरिए आपकी मदद करने के लिए रेडी है। सो स्टे ट्यून, गहरी सांस ले और हम शुरू करते हैं। मूविंग अहेड सर, कैन यू एक्सप्लेन द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पल्मोनरी डिजीज? मोस्ट कॉमन अगर आप बताएंगे तो एजमा सीओपीडी डेफिनेटली। एजमा इज अ एलर्जिक कंडीशन, ठीक है, जिसमें एयरवे का एलर्जी होता है, उसकी वजह से एयरवे नैरोइंग हो जाता है। तो पेशेंट का सिम्टम्स क्या होगा? लाइक ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सीजनल चेंजेस, जब सीजन चेंज होगा विंटर सीजन के स्टार्ट में एंड में डस्ट एक्सपोजर में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग चेस्ट एक्सरे बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस ये सब करवाएंगे, लंग फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, तब ये कंफर्म कर सकते हैं कि whether it is asthma or COPD or there is another entity called asthma COPD overlap syndrome। जैसे अगर एस्मा पेशेंट हम कोई किसी को पेशेंट को प्रॉन या फिर अंडा ये सब में एलर्जी होता है, तो ऐसा कुछ चीज़ खाना नहीं चाहिए जिसकी वजह से उनका एलर्जी ट्रिगर ना हो जाए। तो सर, आपके अनुसार एयर पोल्यूशन कितना इम्पैक्ट कर देता है रेस्पिरेटरी हेल्थ? ह्यूज, अ लॉट। अब देखे होंगे डिफॉरेस्टेशन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट रीजन। So let's start from the basics, sir. Firstly, we would like to know from you कि pulmonology क्या है and what does a pulmonologist do, sir? पल्मोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो चेस्ट रिलेटेड, दैट मीन्स लंग्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हम लोग डील करते हैं। दैट मीन्स लाइक एस्मा, सीओपीडी, लंग कैंसर, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस, लाइक दिस। और पल्मोलॉजिस्ट हम लोगों का काम है, वी आर द स्पेशलिस्ट इन द रेस्पिरेटरी मेडिसिन, दैट इज लंग रिलेटेड जो भी एलिमेंट है, जितने सारे डिजीज है वो हम लोग टेक केयर करते हैं। सर, इसमें अस्थमा, क्रॉनिक, सीओपीडी सब इसमें पल्मोलॉजिस्ट के अंडर आता है। बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये। कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से रेस्पिरेटरी हेल्थ एक मेजर टॉपिक बन गया है सर। सो सर, हाउ हैज द पेंडेमिक इम्पैक्टेड द फील्ड ऑफ पल्मोलॉजी सर? अ लॉट। पहले देखिए बहुत सारे लोग हम लोग को सब्जेक्ट के बारे में पता भी नहीं था व्हाट इज पल्मोलॉजिस्ट, बट ये सब्जेक्ट बहुत पुराना है। जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पर पल्मोलॉजिस्ट बहुत सारे पेशेंट एज ए स्पेशलिस्ट ही प्रैक्टिस करता है। बट कोविड के बाद लोगों को पता चला कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि सब लोगों को, बट मोस्ट ऑफ द जगह में पता चला कि हाँ, पल्मोलॉजी बोल के भी एक सब्जेक्ट है जो हम लोग ओनली एंड ओनली लंग रिलेटेड डिजीज लेके हम लोग हैंडल करते हैं, तो काफ़ी फोकस में आया है ये आप कह सकते हैं। ओके सर, मूविंग अहेड सर, कैन यू एक्सप्लेन द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पल्मोनरी डिजीज? मोस्ट कॉमन अगर आप बताएंगे तो एस्मा सीओपीडी डेफिनेटली। तो इसमें पेशेंट को देखिए, अगर आप जानना चाहते हो व्हाट इज एस्मा एंड व्हाट इज सीओपीडी। एस्मा इज अ एलर्जिक कंडीशन, ठीक है, जिसमें एयरवे का एलर्जी होता है, उसकी वजह से एयरवे नैरोइंग हो जाता है। तो पेशेंट का सिम्टम्स क्या होगा? लाइक ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सीजनल चेंजेस, जब सीजन चेंज होगा विंटर सीजन के स्टार्ट में एंड में डस्ट एक्सपोजर में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होता है, तो तब पता चलता है कि पेशेंट का एस्मा हो सकता है। तब जाके कोई पल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने से वो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। लाइक सीओपीडी, सीओपीडी जनरली एक नॉक्शियस स्टिमुलाई उसके बैकग्राउंड में रहता है, जैसे स्मोक, एग्जैक्टली, ठीक है। और कोई भी ऐसे नॉट नेसेसरली कि स्मोकिंग से भी हो सकता है, ऐसे जेनेटिक बैकग्राउंड भी उसका है, लाइक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होने से भी हो सकता है। कोई पेशेंट अगर बहुत दिन तक कोई भी स्मोक एक्सपोजर में है, उससे भी एज रिलेटेड चेंजेस में भी ऐसा हो सकता है। तब पेशेंट का थ्रू आउट द ईयर कफ, स्पूटम प्रोडक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये होता है, तब हम लोग को सस्पेक्ट करना चाहिए हाँ सीओपीडी हो सकता है। तब हम लोग चेस्ट एक्सरे बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस ये सब करवाएंगे, लंग फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, तब ये कंफर्म कर सकते हैं कि whether it is asthma or COPD or there is another entity called asthma COPD overlap syndrome। सो मूविंग अहेड सर, जैसा कि आपने मेंशन किया कि सीओपीडी एक बड़ा कॉमन सा डेली बेसिस में मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं अस्थमा सीओपीडी पेशेंट्स का। टेक्निकलिटी पेशेंट्स को पता नहीं रहता है, तो उनको अवेयरनेस नहीं है। तो एज अ डॉक्टर फर्स्ट स्टेप पेशेंट का क्या होना चाहिए? लेट्स सपोज अगर कोई पेशेंट अस्थमा पीड़ित है, अगर उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो इनिशियली उसको क्या करना पड़ेगा? हेल्थ में पहुंचने से पहले, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो एज अ पेशेंट एक तरह से होम रेमेडीज के तौर पे वो क्या कर सकता है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग एस्मा सीओपीडी का होम रेमेडीज ऐसा सच कुछ नहीं है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा मेरा ये बात सुन के कि ऐसा कोई होम रेमेडीज हम कुछ बता नहीं सकता, आप ये खाना खाइए, ये फॉलो कीजिए, आपका ये पूरा ठीक हो जाएगा, ऐसा जनरली होगा नहीं। अगर हुआ दैट मीन्स इट्स नॉट एस्मा और सीओपीडी।
अगर एस्मा COPD है, हम लोग कुछ चीज़ मना कर सकते हैं उनको कि आप ये मत कीजिए, आप ऐसे रहिए। जैसे अगर एस्मा पेशेंट हम कोई किसी को पेशेंट को प्रॉन या फिर अंडा ये सब में एलर्जी होता है, तो ऐसा कुछ चीज़ खाना नहीं चाहिए जिसकी वजह से उनका एलर्जी ट्रिगर ना हो जाए, उसकी वजह से एस्मा भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। जैसे COPD पेशेंट्स में या फिर एस्मा पेशेंट्स में भी इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स, जैसे किसी का घर में अभी भी गांव में आप देखेंगे घर में चूल्हा होता है, उसका जो धुआं घर में अगर भर गया तो उसकी वजह से उसका ये एस्मा या फिर COPD दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सर्बेट कर सकता है। और देखिए किसी किसी के घर में स्मोकर पेशेंट, अगर वो खुद स्मोक नहीं भी कर रहे, उसके सामने अगर कोई स्मोक कर रहा है, लाइक ही और शी इज़ अ पैसिव स्मोकर, तो उसकी वजह से उनका ये सिम्टम्स ट्रिगर हो सकता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। एंड पर्सनल क्लीनलीनेस, हाउस होल्ड क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन्ड। जैसे बेडशीट बार बार चेंज करना, कर्टेन जो है उसको चेंज करना, घर को एकदम साफ सुथरा रखना, डैम्प प्रूफ रखना, देयर शुड नॉट बी एनी मोल्ड्स। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होता है जिसकी वजह से एस्मा या फिर COPD दोनों कोई भी ट्रिगर हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है सिम्टम्स। जैसा कि आपने मेंशन किया कि ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, डेफिनेटली कि आपको हाइजीनिक रहना है, बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना है। तो सर एज अ डॉक्टर, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये समझना चाहेंगे कि जो लाइफस्टाइल हैबिट है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइट और एक्सरसाइज, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लंग्स के हेल्थ? ह्यूज पार्ट। लाइक जैसे दो कंडीशन मैंने बताया, नॉट जस्ट फॉर एस्मा एंड COPD, एनी क्रॉनिक लंग इलनेस, पेशेंट को हम लोग बार बार मोटिवेट करते हैं कि आप एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। जैसे अगर जिम में जाएंगे तो ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, ऑल दोज फ्री हैंड एक्सरसाइजेस आर रियली बेनिफिशियल। तो ये सब चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, एनीथिंग। तो इसकी वजह से लंग्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। और खाने की चीज़ अगर बोले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो एक्चुअली क्या होता है, इससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का जो डैमेज होता है ना, जिसकी वजह से ROS डैमेज हम लोग कहते हैं ना, तो ये काफ़ी प्रिवेंट हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, जितने सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ये कंज्यूम करने से वो भी काफ़ी फ्री रेडिकल डैमेज जो होता है वो काफ़ी प्रिवेंट हो सकता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है सर ये। एंड मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स लो कैलोरी इनटेक। एग्जैक्टली मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जितना हो सके अवॉइड करना, एवरीडे रूटीन होना चाहिए एक्सरसाइज का। सो व्हाट आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन पल्मोनरी मेडिसिन दैट लिसनर्स शुड बी अवेयर ऑफ, या फिर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए? बहुत सारे, अगर आप एडवांसेस पूछेंगे तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं पल्मोनोलॉजी फील्ड में। जैसे आप इंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड सुने होंगे, हम लोग जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ब्रोंकोस्कोपी करके अंदर अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि कहीं पे कोई लिम्फ नोड है कि नहीं, वहाँ से हम लोग सैंपल भी लेके आ सकते हैं। कोई मास है तो एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड करके उसको लोकेट करके वहाँ से FNAC करके उसको पता कर सकते कि क्या चीज़ है, इट इज़ कैंसर और समथिंग एल्स। ऐसा है, ऐसे रोबोटिक ब्रोंकोस्कोपी भी है, जैसे रोबोटिक सर्जरी होता है, ऐसे रोबोटिक ब्रोंकोस्कोपी भी है। मतलब पल्मोनोलॉजिस्ट खुद कंसोल में बैठ के वो सर्जरी या फिर कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं। देयर इज आल्सो नेविगेशनल ब्रोंकोस्कोपी, ऑल दीज आर रिसेंट एडवांसमेंट्स। एंड रिगार्डिंग द pre-existing techniques like bronchoscopy, doing valve, TBNA, endobronchial biopsy, all these are pretty old methods, अभी भी चल रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से काफ़ी अच्छा यील्ड भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पुराना है काम नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग फॉलो भी करते हैं। एंड थोराकोस्कोपी है। सो देयर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डायग्नोस्टिक अप्रोचेस, सो मेनी टूल्स वी कैन यूज टू डायग्नोस एनी काइंड ऑफ पल्मोनोलॉजिकल इलनेस। फाइन सर, इसमें दो तरीके का मिथ सोसाइटी में है सर पल्मोनरी डिजीज को लेकर के। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिथ तो पहला ये है कि ये ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है पहला, और दूसरा ये कि ये ट्रीटमेंट करा के उतना रिजल्ट नहीं आता बिकॉज ये लॉन्ग टाइम वाला कहानी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दो जो मिथ जो सोसाइटी में चल रहा है, या एक तो ये एक्सपेंसिव है और दूसरा करके भी फायदा नहीं है बिकॉज ये लॉन्ग टाइम चलेगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बोथ एस्मा एंड COPD हम ऑलवेज पेशेंट को पूरा क्लियरली बता देते हैं, COPD इज अ इरिवर्सिबल कंडीशन, वो कभी आपका वापस नहीं आ जाएगा। आपका लंग्स का जो कंडीशन है वो कभी वापस नहीं होगा, पूरा एकदम नॉर्मल कभी नहीं हो जाएगा। बट स्टिल ट्रीटमेंट हम लोग क्यों करते हैं? ताकि डिजीज प्रोग्रेशन को थोड़ा हॉल्ट किया जाए, आपका जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आप थोड़ा बेटर हैंडल कर पाए। पहले जैसे आप 10 कदम चलने से सांस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा था, अभी और थोड़ा आप बेटर चल पाए। तो यही सब चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा। हमको मालूम है दिस इज अ क्रॉनिक इलनेस एंड
अगर कोई चीज़, कोई भी बीमारी अगर इरिवर्सिबल है, दैट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट ट्रीट इट। वी शुड नॉट ट्रीट इट। एग्जैक्टली। और सर ये फाइनेंशियल की तरफ आप कितना बोलेंगे सर, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव कहलाएगा या ना, ये डिपेंड करता है कि क्या इलनेस है, क्या डिजीज है उसके ऊपर। ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है कि इतना महंगा मेडिसिन है कि वो खरीद नहीं पा रहा है, ऐसा भी नहीं है। अगर जो ऐसा एस्मा सीओपीडी आप देखेंगे, किसी किसी का मंथली इनहेलर थेरेपी में 600-800 भी खर्चा आता है, किसी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ही है। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिजीज स्टेजेस, डिजीज टाइप्स के ऊपर वेरी करता है, बट स्टिल वी कैन डू अ पर्सनलाइज्ड अप्रोच इन दोज केसेस ऑल्सो। सर आगे बढ़ते हैं सर। अगर पेशेंट को सर कुछ भी ऐसा सिम्टम्स आता है रेस्पिरेटरी रिलेटेड और वो अनश्योर है कि उसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत उस वक्त है कि नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना पसंद करेंगे सर? एग्जैक्टली। देखिए, पहले पेशेंट को पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिम्टम्स क्या हो सकता है। लाइक कफ, अगर पेशेंट को बहुत दिन से खांसी है, दिस इज मोस्ट कॉमन सिम्टम। या फिर खांसी के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, पेशेंट क्या सोचते हैं पहले, हाँ ठीक है, गला में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया होगा, उसकी वजह से ब्लड आ रहा है, या फिर नॉर्मल सर्दी खांसी हो गई, इसकी वजह से मेरा खांसी बहुत दिन से हो रहा है। अब यकीन नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे पेशेंट को हम पर्सनली देखे, उसको अल्टीमेटली टीबी निकला है। एग्जैक्टली। और कुछ और बीमारी है, मे बी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, मे बी समथिंग एल्स, मे बी कुड बी कैंसर ऑल्सो। तो जो भी है, जो भी चेस्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स, सांस का प्रॉब्लम हो, खांसी में ब्लड हो, इनफैक्ट फीवर भी हो, तो प्लीज डॉक्टर से अब कंसल्ट कीजिए। कोई भी कंसल्टेंट, पल्मोनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जो भी हो, किसी को एक बार दिखाइए, उनसे एक बार ओपिनियन लीजिए। Exactly. कोई भी सिम्टम्स को आप इग्नोर मत कीजिए। सर जैसे कि आपने ट्यूबरक्लोसिस को ऐड किया अपने आंसर्स में, इस पे एक और मिसकंसेप्शन या मिथ कह सकते हैं हम लोग कि नॉर्मल पेशेंट जो रूरल एरियाज में है या इवन अर्बन एरियाज के भी नॉर्मल पेशेंट जिनको उतना नॉलेज नहीं है पल्मोनरी डिजीज को लेके, अगर उनको सर्दी खांसी होता है, वो नॉर्मल केमिस्ट की दुकान में जाते हैं और वो दवाई वहाँ से चला रहे होते हैं, तो उनका एक परसेप्शन ये होता है कि अच्छा सर्दी खांसी है, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, मेडिसिन ले लेते खा लेते हैं। तो वो जो कूलिंग पीरियड है कि वो 10 दिन तक वेट करेगा तो 15 दिन तक वेट करेगा, तो उसके बेसिस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कभी कभी हमने ऐसा केसेस देखा है कि पेशेंट जा करके केमिस्ट के वहाँ से मेडिसिन खा रहा है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंच रहा है तब तक पता चला कि टीबी वगैरह हो चुका है उसको। तो वो जो कूलिंग पीरियड है, लेट्स सपोज अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है, वो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा, केमिस्ट के पास गया, नॉर्मल से दवाई खा के लेके वो अपना ट्रीटमेंट करा रहा है उसी तरीके से, तो वैसे पेशेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप एटलीस्ट आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट करके देख लो, ठीक हुआ तो ठीक हुआ, अदरवाइज आप पहुंचो डॉक्टर के पास। एग्जैक्टली, आपने आंसर दी, एग्जैक्टली यही करना चाहिए। शुरू में आप खा सकते हो, मना नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि छोटा मोटा सा भी प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपको भी दवाई पता है, आप पहले भी अगर खा चुके, यू कैन स्टार्ट दैट, तो मना नहीं करेंगे। बट हमेशा हम तो सजेस्ट करेंगे कि एक बार डॉक्टर का ओपिनियन आप लीजिए, खुद से कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। 5 दिन बाद भी हो, 10 दिन बाद हो, अगर सिम्टम्स परसिस्टेंट है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, काफी जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में भी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप मिसकंसेप्शन पे बात कहेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनहेलर। एक चीज़ हम बस ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारे पेशेंट को लगता है कि सर एस्मा सीओपीडी में आप इनहेलर दे दिए तो ये तो कभी छोड़ेगा नहीं और आदत हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि सर ये चीज़ स्टार्ट करेंगे तो इसका आदत हो जाएगा। ये आदत करने वाला कोई ड्रग नहीं है। ऐसा नहीं कि ये स्टार्ट करेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग नहीं दे रहे। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट को एंटी डायबिटिक मेडिकेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आपको आदत हो जाएगा, वो चीज़ आपको ज़रूरत है, ये इनहेलर भी आपको ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग दे रहे हैं, आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ पेशेंट, दूसरा सवाल है कि सर ये लाइफ लॉन्ग चलेगा? एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन आता है। मोस्टली हाँ, बट कभी कभी कोई केसेस में जैसे हम लोग कभी स्मार्ट थेरेपी यूज़ करते हैं, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम होगा तब वो ऐसे स्पेसिस में ले सकते हैं। तो कभी हाँ कभी ना, एक आंसर का हम डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, ये तो केस टू केस बेस हम लोग अप्रोच करते हैं। कोई पेशेंट को हाँ लाइफ लॉन्ग यूज़ करना पड़ता है, कोई पेशेंट को हम कुछ महीना देके उसको बंद भी किया जा सकता है। बहुत सारे एस्मा पेशेंट्स में हम लोग ऐसे किए हैं, ठीक है। या फिर हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ किसी पेशेंट को है, या कफ वेरिएंट एस्मा कोई पेशेंट को है, तो किया जा सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसीजर। पेशेंट को भी समझना पड़ेगा और डॉक्टर को भी एकदम पेशेंस नहीं हारना है, किसी को भी, दोनों को ही पेशेंस रखना पड़ेगा और कुछ
ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा मिथ लेकर के बैठे हुए हैं सोसाइटी में। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बहुत सारा पेशेंट उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अच्छा हमारे एज तो 30 साल 35 साल 40 साल का है, तो फिर हमको ये अफेक्ट नहीं करेगा ये डिजीज। ये यूजुअली वैसे लोगों के लिए है जो ओल्डर एज में या सीनियर कैटेगरी पेशेंट हैं, या फिर कोमॉर्बिडिटीज हैं, फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन पेशेंट है, उन्हीं को ये चीज अफेक्ट करता है। तो ऐसा कुछ है क्या सर? एज बैरियर कुछ है क्या इसमें? ऐसा कुछ नहीं। एस्मा जैसे एकदम सिंस चाइल्डहुड ही ये स्टार्ट हो सकता है, इनफैक्ट होता भी है, तो कोई भी एज में वो हो सकता है। एस्मा का एक और टर्म भी है एडल्ट ऑनसेट एस्मा, वो एजेड लोगों को भी होता है। ऐसे हम लोग बहुत फेस किए हैं, इनफैक्ट उल्टा फेस किए हैं। पेशेंट को बोलते हैं सर तो मेरा तो अभी 50+ एज हो गई, ये एज में एस्मा कैसे? एस्मा तो जनरली बचपन में होता है, मतलब हाँ ये भी हो सकता है। ठीक, जैसे COPD, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर हम तो 30-32 साल का है, हम स्मोकिंग भी नहीं करते। एग्जैक्टली, यस यस। मेरा कैसे COPD हो गया? वो भी हो सकता है। मान लीजिए वो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है जहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक एक्सपोजर है, या फिर इतना भी ज़रूरत नहीं, कोई भी एक मेजर सिटी, हम नाम नहीं बोलना चाहते, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ख़राब है, दिन दिन न्यूज़ में आता रहता है, तो अगर वहीं का भी कोई होगा तो इसका भी हो सकता है। एनवायरनमेंट जैसे पोल्यूशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इट्स अ ह्यूज फैक्टर। एयर पोल्यूशन इटसेल्फ इज अ ह्यूज फैक्टर। तो जैसा कि आपने एयर पोल्यूशन वर्ड अभी यूज किया अपने एक्सप्लेनेशन में, उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं कि सर आपके अनुसार एयर पोल्यूशन कितना इम्पैक्ट कर देता है रेस्पिरेटरी हेल्थ? ह्यूज, अ लॉट। अब देखे होंगे डिफॉरेस्टेशन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट रीजन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, बहुत सारी जगह में हो रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे मेजर सिटीज़ में भी आप देखेंगे जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये मेरा एक हैबिट हो गया, हम सब फ़ोन एवरीडे ओपन करते हैं, एवरीडे का एयर क्वालिटी इंडेक्स हम एक बार चेक करते हैं कि कितना शो कर रहा है, पुअर, वेरी पुअर, मॉडरेटली पॉल्यूटेड। तो ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से COPD लाइक इलनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉट जस्ट COPD, एनी क्रॉनिक लंग इलनेस, एनी क्रॉनिक लंग डिजीज़ उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। सो इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? जितना हो सके अगर वर्किंग एनवायरनमेंट वैसे है, उनका मास्क यूज़ करना एज मच एज पॉसिबल, लाइफस्टाइल अच्छा करना, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो करना, वही, ये छोड़ के और कुछ ऑप्शन है। So finally sir, we have come to the end of this session. So lastly मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि could you explain the importance of pulmonary rehabilitation programs for patient recovering from lung disease? देखिए ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, COPD, इसमें बहुत साल से इसके साथ फाइट कर रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स अभी अवेलेबल हैं, लाइक पर्स लिप ब्रीदिंग, वेट बियरिंग एक्सरसाइज, हल्का हल्का वेट हम लोग देते हैं, ऐसे मल्टीपल अप्रोच है, लाइक चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो बहुत सारे मेजर सिटीज़ में पल्मो रिहैब अभी एक मेन फोकस हो चुका है, जिसकी वजह से देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे इलनेस है जो इरिवर्सिबल है, मेडिसिन इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट, बाकी पेशेंट का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है ये पल्मो रिहैब के थ्रू हम लोग करवाते हैं। तो इससे पेशेंट का ट्रीटमेंट, जो हम लोग का एक प्रोटोकॉल है, जो ट्रीटमेंट शेड्यूल है, तो उसमें पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना भी बहुत ज़रूरत है, और पल्मो रिहैब से वही हम लोग अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। आपका ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा सर। थैंक यू सो मच। सो ये था द ब्रीथ इजी, जहां हमने अपने रिनाउंड पल्मोलॉजिस्ट से समझा कि रेस्पिरेटरी कंडीशंस के बारे में। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारियां आपको मिली होंगी। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी शेयर करें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेहतमंद सांस लें और हमें सुनते रहें। थैंक यू सो मच।